हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एमसीक्यू सीरीज़ हेल्थ एंड डिजीज़ की। ठीक है, जो हमने बोला था कि हम 300 एमसीक्यूज़ करेंगे, तो आज हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा जिसने भी मॉक टेस्ट देने हैं रिलेटेड टू एफए, वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और कोई भी क्वेरी हो आपको रिलेटेड मॉक टेस्ट के, तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम अपना स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। और सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रीकर्सर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कम्स फ्रॉम बीटा कैरोटीन। देखो, बीटा कैरोटीन एक ऐसा पिगमेंट है जो मैंने आपको बोला था कि विटामिन ए में हमें, मतलब कैरेट से जो है हमें मिलता है बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन किससे मिलता है? हमें कैरेट से मिलता है। कैरेट में ये पिगमेंट प्रेजेंट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये किसका सोर्स है? ठीक है, हमने देखा था कि बीटा कैरोटीन पिगमेंट जो होता है ये हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। और आइज़ की मतलब अगर हमें कोई भी आई डिजीज़ हो जाए, जैसे ज़ीरोफ्थेल्मिया हो जाए या बाइटॉट स्पॉट हो जाए, ये जिनके बारे में हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था, तो अगर उन डिजीज़ हमें हो जाए तो वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं? वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो ये जो बीटा कैरोटीन है ये किसका प्रीकर्सर होगा? तो ये विटामिन ए का प्रीकर्सर होगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ही हमें ऐसी डिजीज़ होती हैं जो आई के रिलेटेड होती हैं। और बीटा कैरोटीन जो है वो हमारा किस में प्रेजेंट होता है? कैरेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी विटामिन सी, डी और के, उससे आपको पता है कि हमने देखे थे, उसके वेरियस सोर्सेज हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज कैंसर। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैंसर कॉज भी करती है एज वेल एज क्योर इट डिपेंडिंग ऑन इज इंटेंसिटी एंड यूज़। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कैंसर को कॉज भी करती है एज वेल एज अगर हम उसको यूज़ करें उसकी इंटेंसिटी की बेसिस पे, तो वो उसको कैंसर को ट्रीट भी करती है। ठीक है, तो वो क्या है? टोबैको है। देखो, टोबैको तो आप जितना मर्जी खाओ, उससे क्या होगा? आपको कैंसर होगा ही। टोबैको से आप अपना कैंसर ट्रीट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? कॉज भी करता है और क्योर भी करता है। तो यूवी रेज जो है, यूवी रेज जो हमारी हार्मफुल रेडिएशंस जो हैं जो सन से आती हैं, वो अगर हमारे को आए तो उससे हमें स्किन कैंसर हो जाता है। तो यूवी रेज से सिर्फ स्किन कैंसर कॉज होता है, बट विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज वी कांट इवन ट्रीट द कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आयनाइज्ड रेडिएशन। यस, आयनाइज्ड रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो हमारी बॉडी में जो जितने भी सेल्स हैं उनमें केमिकल चेंजेस भी लाती हैं, डीएनए को भी डैमेज करती हैं। तो यानी कि अगर हमारा डीएनए डैमेज हो जाए तो मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट बन सकता है, कैंसर हमारी बॉडी में कॉज हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं इनके पास ऐसी हाई एनर्जी रेडिएशन होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर ले एक एटम से, तो उसके बाद क्या करती है? उसको बहुत ज़्यादा आयनाइज बना देती है। जब वो बहुत ज़्यादा आयनाइज बना देती है तो मतलब हम क्या कर सकते हैं? इसकी आयनाइजेशन जो है हम अपनी कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आयनाइज रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस हैं कि ये कैंसर कॉज भी करती हैं एज वेल एज उसको क्योर भी करती हैं। ठीक है, और अल्कोहल से तो सिर्फ क्या होगा? आपको कैंसर हो सकता है, ट्रीट नहीं हो सकता। तो आयनाइज्ड रेडिएशन ऐसी रेडिएशंस हैं जो कैंसर कॉज भी करती हैं। अगर उसकी इंटेंसिटी और उसका यूज़ को चेंज किया जाए तो उससे क्या होता है? आपका कैंसर ट्रीट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफाइड एंड कॉलरा आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ। टाइफाइड और कॉलरा किसके टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं? देखो, टाइफाइड और कॉलरा जो है दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं और किसकी एग्जांपल हैं? अगर हमारा वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है तो उससे हमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है? कॉलरा और टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है वो कौन कॉज करता है? साल्मोनेला टाइफाई। और कॉलरा जो है वो भी बैक्टीरियम ही कॉज करता है। तो जो किसकी एग्जाम्पल है हमें यहाँ पर पूछा गया, दीज आर द टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, किसकी है? वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर पूछा गया है ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विद। ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड, देखो ऑन्कोजीन्स आर द जीन्स विच आर नोन एज कैंसर कॉजिंग जीन्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? कैंसर कॉजिंग जीन्स। तो ऑन्कोजीन्स किसके साथ एसोसिएटेड है? सिंपली हमें यहाँ से पता चल सकता है कि ये किसके साथ एसोसिएटेड है? कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। ऑन्को जो टर्म है वो कैंसर के साथ रिलेटेड है और ऑन्कोजीन्स वो जीन्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन एज।
ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? और ठीक है, ब्लड कैंसर को जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। ठीक है, ब्लड कैंसर क्या होता है? जब हमारे बोन मैरो में आरबीसीज की प्रोडक्शन होना खत्म हो जाती है, आरबीसीज की प्रोडक्शन होना बंद हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोडर्मा जो होती है वो ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी स्किन पे वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, दैट इज़ अनदर कंडीशन। अनीमिया जो है, अनीमिया जो होती है हमें, इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर। हीमोफीलिया जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये सब नहीं, हमें क्या पूछा गया? ब्लड कैंसर के लिए पूछा गया। तो ब्लड कैंसर का क्या नाम है? एक और ल्यूकेमिया। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एड्स वायरस है, 1 सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पूछा गया है वो ये है कि एड्स वायरस क्या डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, एड वायरस मतलब, एड्स वायरस आपको पता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज्ड बाय द HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये मैंने लास्ट में आपको बताया था, लास्ट क्लास में। तो ये हमारी बॉडी के कौन से सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है? क्या ये मोनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है, न्यूट्रोफिल्स को डिस्ट्रॉय करता है, बेसोफिल्स को डिस्ट्रॉय करता है, या लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है? देखो, अब ये जो चारों के चारों टाइप्स हैं ये WBCs की टाइप्स हैं। ठीक है, यानी कि हमारे सोल्जर सेल्स जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते थे उसकी काइंड है ये सारी की सारी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? हमारे ये जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी एंटीजन्स आते हैं उनको डिस्ट्रॉय, मतलब एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीबॉडीज़ बना के। अब ये जो एड वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो ये किसको डिस्ट्रॉय करता है? ये हमारी बॉडी में किसको डिस्ट्रॉय करता है? लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं B एंड T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या होते हैं? एक होते हैं हमारे B सेल्स, एक होते हैं हमारे T सेल्स। जो B सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। जब ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं तो मतलब जितने भी फॉरेन मटेरियल, जो भी वायरस आ रहा है उसके अगेंस्ट ये लड़ना स्टार्ट करते हैं। उनको क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, सो दैट कि जो फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आ रहा है वो हमारी बॉडी को इन्वेड नहीं कर सकते। ये अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। ठीक है, ये B सेल्स करते हैं, B लिम्फोसाइट्स। और T लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? ये ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। ठीक है, ये किसको करते हैं? ये ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं। तो जब एड वायरस हमारी बॉडी में आता है ना तो वो किसको डिस्ट्रॉय करता है? वो हमारे लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है। कैसे? क्योंकि यही हमारी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और इन्हीं को डिस्ट्रॉय कौन कर देता है? एड वायरस डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी इसके अलावा मोनोसाइट्स क्या होते हैं? ये मैक्रोफेज बना देते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इन्वेडर आ गया ये मैक्रोफेजेस बना देते हैं और उसके अगेंस्ट बाकी भी जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनको अलर्ट कर देते हैं, सो दैट कि वो सारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स भी हमारे इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। जो उसके बाद हमारे बेसोफिल्स हैं, ये क्या करते हैं? ये ऐसे इम्यून सेल्स हैं, इनके पास एंजाइम्स होते हैं, मतलब ग्रेन्यूल्स होते हैं एंजाइम्स के। जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है ना, ठीक है, बेसोफिल्स में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, जैसे अस्थमा हो जाता है, उस टाइम पर ये अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो एड्स वायरस हमें यहाँ पर पूछा गया कि किसको डिस्ट्रॉय करता है, तो एड्स वायरस किसको डिस्ट्रॉय करता है? लिम्फोसाइट्स को। क्यों? क्योंकि यही जो है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू नीम ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीम ट्री के कंसीडरेशन में आपने फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट है नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। क्या हम नीम ऑयल को एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं? टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स, सो दैट कि वो उनकी प्रोलिफरेशन नहीं हो सके इंसेक्ट्स और माइट्स की। नेक्स्ट है नीम सीड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स। नीम ऑयल हैज़ एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ठीक हैं। कैसे? क्योंकि नीम ऑयल जो है वो सबसे पहले हम इंसेक्ट्स और माइट्स की प्रोलिफरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, सो दैट कि उनकी ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा नहीं हो जाए। नीम कड़वा होता है, इसके पास कोई भी नहीं जाता, कोई भी पीना पसंद नहीं करता, इसीलिए इंसेक्ट्स और माइट्स भी जो होते हैं वो इससे दूर भागते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बायोफ्यूल्स में भी और हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स में भी काम आता है। और इसकी ये एक प्रॉपर्टी भी है, नीम के सीड्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। नीम ऑयल की ऐसी एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, आपको पता है कि मेडिसिन ऑयल में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं इन अकॉर्डेंस विद द नीम ऑयल वो सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ वेस्ट मटीरियल्स कंटामिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ विल स्प्रेड। कह रहा है कि अगर हमने वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया है, ठीक है, तो वो उसने क्या किया, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है वो वेस्ट मटेरियल वहाँ पर चला गया, उसने उस वेस्ट मटेरियल ने जाके जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी हमारा पानी ख़राब हो गया, पीने वाला पानी ख़राब हो गया। जब हमारा पीने वाला पानी ख़राब हो गया तो उससे हमें कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है, हमें पता है कि जो हमारी टाइफाइड डिज़ीज़ है वो क्या है, हमारी वाटर बॉर्न डिज़ीज़ है। तो उसकी वजह से हमें कौन सी डिज़ीज़ होगी, अगर हमारा पानी जो है वो ख़राब हो जाए तो हमें क्या होगी, टाइफाइड हो जाएगी, ठीक है। स्कर्वी जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज़ है। मलेरिया जो है किसकी वजह से होता है, मस्कीटो की वजह से। अनीमिया जो है वो ब्लड की कमी हो जाए तो अनीमिया होता है। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर सोर्स जो है वो डिटोरेट हो जाए, वो स्पॉइल हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है, टाइफाइड होती है। टाइफाइड जो है कौन से बैक्टीरिया उसको कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। Now we'll move on to the next question. Which source has been particularly fruitful in finding novel anti-tumor agents such as bryostatins and dolostatins? कहता है कि कौन से सोर्स से हमें फ्रूटफुल मिलेंगे एंटी ट्यूमर एजेंट्स। एंटी ट्यूमर एजेंट्स कौन से हैं, हमारे ब्रायोस्टैटिन्स और डोलोस्टैटिन्स। ये बोल रहा है कि ये जो हमारे एंटी ट्यूमर एजेंट्स हैं ब्रायोस्टैटिन्स और डोलोस्टैटिन्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। तो देखो, एक होता है ब्यूग्यूला, ठीक है, क्या होता है, एक ब्यूग्यूला नेरिटिना, ठीक है, ये क्या है, एक ब्रायोजोन है, ठीक है, क्या है ये, एक ब्रायोजोन है। ये क्या है, इट इज़ अ फुली कैरेक्टराइज्ड ब्रायोस्टैटिन, ठीक है, ब्रायोस्टैटिन है। ब्रायोस्टैटिन जो है हमारा वो ब्यूगुला नेरिटिनिया जो है ब्रायोजोन, वहाँ से मिलता है और वहीं से हमारा क्या बनता है, एंटी ट्यूमर एजेंट बनता है ये, ठीक है, ब्रायोस्टैटिन। और जो डोलोस्टैटिन है, डोलोस्टैटिन क्या है, ये हमारे पेप्टाइड्स हैं जिनको हमने किससे ये हमारे पेप्टाइड्स हैं जिसको हमने किससे किया है, आइसोलेट, डोलोबेला ऑरिक्यूलेरिया, ठीक है, पेप्टाइड है ये क्या है, हमारा पेप्टाइड है, ठीक है। इसको डोलोबेरा ऑरिक्यूलेरिया से डोलोस्टैटिन को हमने आइसोलेट किया था और ये क्या, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मोलस्क, ठीक है। तो अब जब हम इनको यूज़ करते हैं तो इससे हमारे क्या बनते हैं, ये इनको यूज़ करने से, यानी कि ब्यूग्यूला नेरिटिना और डोलोबेरा ऑरिक्यूलेरिया को यूज़ करने से हमारे एंटी ट्यूमर एजेंट्स ब्रायोस्टैटिन्स और डोलोस्टैटिन्स मिलते हैं। अब ये ब्यूग्यूला नेरिटिना और ये डोलोबेरा ऑरिक्यूलेरिया कहाँ से मिलते हैं, क्या सोर्स है इनका, ये हमें मिलते हैं मेरीन सोर्सेज से, यानी ये कहाँ पर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये कौन से सोर्सेज हैं, किस सोर्स से पाए जाते हैं ब्रायोस्टैटिन्स और डोलोस्टैटिन्स, दे आर फाउंड इन मेरीन सोर्सेज, ठीक है, समुद्र से हमें मिलते हैं और ये हमारे क्या का काम करते हैं, एंटी ट्यूमर एजेंट्स का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, ये FDLDS कुछ और लिखा है यहाँ पर, ये कुछ नहीं है यहाँ, कट इट। तो इंटरफेरॉन्स क्या है, इंटरफेरॉन्स ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं कि वो इन्फेक्शन को फाइट कर सके और कोई भी डिजीज़ जो हमारी बॉडी को लग सके, जैसे कैंसर होगी या कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में आए, उसके अगेंस्ट ये फाइट कर सकें, ठीक है। तो इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, किसके अगेंस्ट ये अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल यानी कोई वायरस जब आ जाता है हमारी बॉडी में तो इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। क्या है ये, नेचुरल सब्सटेंस है। इंटरफेरॉन्स क्या है, दीज आर नेचुरल सब्सटेंसेस विच आर सिंथेसाइज्ड आवर बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शंस, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शंस। ये क्या करते हैं, खुद को सिंथेसाइज करते हैं। तो वो किसके अगेंस्ट करते हैं, वायरस। अगर कोई भी वायरस हमारी बॉडी में आ जाए तो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो खुद को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इम्यूनाइजेशन टेक्निक जो है वो किसने डेवलप की थी, इट वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। ये हमने पहले भी पढ़ा था क्वेश्चन, तो इसका एडवर्ड जेनर आएगा, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड वैक्सीनेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच रिलेट्स टू,
ठीक है। अब हमें बताना है कि जो वर्ड वैक्सीनेशन हम हर जगह पढ़ रहे हैं, ये कौन से लैटिन वर्ड से निकली है। ठीक है, तो जो ये वर्ड है वैक्सीनेशन, इट हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या था, वैका। ठीक है, लैटिन वर्ड क्या था, वैका, जिससे हमने क्या डिराइव किया, वर्ड वैक्सीनेशन। और लैटिन में इस वैका का मतलब क्या है, काऊ। ठीक है, क्या मतलब है इसका, काऊ। तो आंसर क्या आएगा इसका, वर्ड वैक्सीनेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम काऊ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात की गई है, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन हुआ कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप टाइप से खून ले सकते हैं। जैसे हमारे को बोला जाता है कि जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है वो AB होता है। ठीक है, AB जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। अगर वो किसी से भी ब्लड लेना चाहे वो ले सकता है, उसको A भी दे सकता है, B भी दे सकता है, O भी दे सकता है। ठीक है, सारे उसको ब्लड दे सकते हैं। लेकिन एक यूनिवर्सल डोनर भी होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, जो सबको खून दे सकता है। ठीक है, अब वो जो डोनर है वो सबको खून दे तो सकता है, मतलब वेदर A पॉजिटिव हो, A नेगेटिव हो, O पॉजिटिव हो, O नेगेटिव हो, B पॉजिटिव हो, B नेगेटिव हो, AB पॉजिटिव हो, AB नेगेटिव हो, कुछ भी हो, वो हर किसी को खून दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो O नेगेटिव होता है। ठीक है, O नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों, क्योंकि उसके में कोई एंटीजन नहीं होता। जब उसके RBCs में कोई एंटीजन नहीं होता तो वो किसी को भी खून दे सकता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो होता है वो AB होता है और यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो O नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आपने इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इन ह्यूमन कैन स्प्रेड थ्रू एयर। अब एयरबॉर्न डिजीज कौन है इनमें से, डेंगी है, TB है, HIV एड्स है या गॉइटर है। देखो डेंगी तो आपको पता है कि इट इज कॉज्ड बाय द मस्कीटो इसको स्प्रेड करता है। TB जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो इसका बैक्टीरिया है वो इसको स्प्रेड करता है। एंड येस, दिस इज एन एयरबॉर्न डिजीज। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही आंसर आएगा। HIV एड्स आपको पता है ये वायरल डिजीज है, गॉइटर आपको पता है डेफिशिएंसी डिजीज है। तो एयरबॉर्न डिजीज इनके अकॉर्डिंगली कौन सी है, TB। ठीक है, एड्स वायरस में क्या होता है, जो वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है उसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है या डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ठीक है, देखो जैसे हमारी बॉडी में जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA होता है। वैसे ही HIV का भी क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, HIV होता है जो वो रेट्रोवायरस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, रेट्रोवायरस होता है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मेडअप ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इस रेट्रोवायरस का मतलब ही यही है कि ये जो HIV वायरस है ये किससे बना है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बना है। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मेकअप यानी जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है, तो हमारे लिए अंदर तो DNA है हमारा जेनेटिक मेकअप। वैसे ही HIV के अंदर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी वो क्या है, एक रेट्रोवायरस। नेक्स्ट है, among the defects of eye, the short sightedness is called। जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है यानी कि जिस कंडीशन में आप पास का देख सकते हो लेकिन दूर का आपको ब्लर दिखता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, दैट कंडीशन इज टर्म टू बी नोन एज मायोपिया। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मायोपिया। अब इसके ऑपोजिट में एक कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, उसको बोला जाता है फार साइटेडनेस। उसमें क्या होता है कि आपको जो पास का होता है वो ब्लर दिखता है, जो दूर का होता है वो क्लियर दिखता है। ठीक है, उसके बाद कोमा, तो आपको पता है कि व्हेन यू आर नॉट इन कॉन्शियस। एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है, इट इज़ अ लाइक कॉमन विजन प्रॉब्लम। ठीक है, जब आपके कॉर्निया की शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एस्टिग्मेटिज्म। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया था शॉर्ट साइटेडनेस, तो वो क्या होती है, मायोपिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्लोकोमा इज अ डिजीज ऑफ द। अब देखो बहुत सारों को आपको नहीं पता होगा कि ग्लोकोमा क्या होता है। ग्लोकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो नर्व सेल्स जो हमारे आई को
ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं नर्व्स, वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। तो जब वो हमारी आई को हमारे ब्रेन के साथ नहीं कनेक्ट कर पाती हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ग्लाउकोमा। तो ये किसकी डिजीज़ हुई, इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ द आईज, ठीक है। इसमें हमारी नर्व्स जो होती हैं आई को ब्रेन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम वायरसेस हैव RNA बट नो DNA, दिस वुड इंडिकेट दैट। अब बता रहा है कि कुछ वायरसेस के पास क्या होता है, RNA होता है, यानी कि उनका जेनेटिक मेकअप किस फॉर्म में होता है, RNA की फॉर्म में होता है, DNA की फॉर्म में नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि दीज वायरसेस कैन नॉट रेप्लिकेट, क्या वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते। देखो वायरसेस का काम ही रेप्लिकेशन, तो वो करेंगे। दीज वायरसेस हैव नो हेरिटेबल इन्फॉर्मेशन, RNA ट्रांसमिट्स द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इन दीज वायरसेस, या देयर न्यूक्लिक एसिड्स कैन बी क्रिस्टलाइज। तो हमें पता है कि जब जेनेटिक मेकअप की बात हो रही है तो जब उनका जेनेटिक मेकअप ही RNA है तो हमारा जेनेटिक मेकअप क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। तो ये क्या करेंगे, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे। तो ये अगर कुछ वायरसेस के पास RNA है तो इसका ये मतलब है कि उनकी जो जेनेटिक मेकअप की इन्फॉर्मेशन है, यानी जो उनकी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, वो RNA ही ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी पढ़ा काफ़ी बार, हमने काला अज़र पढ़ा। जब मैं काला अज़र आपको पढ़ा रही थी तो काला अज़र के साथ मैंने आपको हमेशा बोला कि एक और डिजीज़ होती है ट्राइपेनोसोमियासिस, जिसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, और इसको कौन कॉज करता है, ट्राइपेनोसोमा कॉज करता है, यानी कि इसका कॉमन नेम जो है वो CC फ्लाई है, ठीक है। जो हमने देखा था काला अज़र को कौन ट्रांसमिट कर रहा था, उसको सैंड फ्लाई कर रही थी, लेकिन इसको कौन कर रहा है, CC फ्लाई कर रही है, ठीक है। निसेरिया, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, ये हमने सब देखा था पहले क्वेश्चंस में। निसेरिया जो है मेनिंगेटाइज बैक्टीरियम है, ये कॉज कर रहे हैं, एंटीमीबा, एस्चेरिचिया अलग डिजीज कॉज कर रहे हैं, लेकिन ये स्लीपिंग सिकनेस जो है ये प्रोटोजोन डिजीज है, जो कौन कॉज कर रहा है, ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। अब नेक्स्ट है वायरसेस क्या होते हैं, सेलुलर होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उनमें सेल्स होते हैं वो विदाउट सेल्स, ए सेलुलर मीन्स विदाउट सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स उनमें एक सेल होता है, मल्टी सेलुलर मीन्स वायरसेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। लेकिन वायरसेस क्या होते हैं, दे आर ए सेलुलर, वायरसेस क्या होते हैं, वो ए सेलुलर होते हैं, ठीक है, उनमें सेल नहीं होता है। हैप्टेन्स आर, अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि हैप्टेन्स क्या होते हैं, क्या वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ हमें पता है कि एंटीजेंस जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। को एंटीजेंस होते हैं, यानी दो एंटीजेंस जब साइमल्टेनियसली काम कर रहे होंगे तो वो को एंटीजेंस होते हैं। सीडो एंटीजेंस क्या हो गए, यानी फॉल्स एंटीजेंस जो एक्चुअल में एंटीजेंस नहीं हो बट दे आर प्रिटेंडिंग टू बी लाइक द वंस, या फिर वो इनकम्प्लीट एंटीजेंस होते हैं। देखो हैप्टेंस क्या होते हैं, हैप्टेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करते हैं, लेकिन अपना एंटीजन जो होती है ना, अपनी एंटीजेनिसिटी जो उस बोल सकते हैं, जो अपने उनके एंटीजन होते हैं उसमें वो लैक करते हैं। तो मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करते हैं लेकिन उसमें अपनी एंटीजेनिसिटी नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, हैप्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन से हुए, इनकम्प्लीट एंटीजेंस। क्यों, क्योंकि इनके पास अपनी एंटीजेनिसिटी नहीं है, ये किसी और एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करके फंक्शन करते हैं। तो हैप्टेंस क्या होते हैं, दे आर इनकम्प्लीट एंटीजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज आर मेनली सिंथेसाइज फ्रॉम, एंटीबॉडीज कहाँ से सिंथेसाइज होती हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज किस लिए बनती हैं, एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है। एंटीजेंस कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हमारी बॉडी में एंटर करके हमारी बॉडी को इन्वेड करने की कोशिश करता है उसको एंटीजन बोलते हैं। तो एंटीजेंस कौन बनाते हैं, हमें पता है कि जो हमारी सेल्स, हमारी बॉडी में जो WBCs जिनको हम सोल्जर सेल्स बोलते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन WBCs भी फर्दर डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जिसमें से B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स का मैंने आपको मेन रोल बताया था। उसमें से जो B लिम्फोसाइट्स थे वो क्या करते थे, एंटीबॉडीज बनाते थे, और T लिम्फोसाइट्स जो थे वो क्या करते थे, वो ट्यूमर सेल्स को खत्म करते थे। तो यहाँ पर पूछा कि एंटीबॉडीज आर मेनली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो क्या वो मेगा कैरियोट से आती है, मोनोसाइट से आती है। देखो मोनोसाइट तो हमने पढ़ा था कि वो मैक्रोफेजेस बनाती हैं, ठीक है, बाकी ब्लड सेल्स को अलर्ट करती हैं, तो मोनोसाइट्स भी नहीं। एंटीबॉडीज बनाने का काम मोस्टली किसका होता है, लिम्फोसाइट्स का होता है। तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज कौन बनाता है, लिम्फोसाइट्स।
अब यहाँ पर पूछा गया है द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज। अब पोलियो कौन कॉज करता है, हमें पता है कि पोलियो जो है वो एक वायरल डिजीज़ है विच इज़ कॉज बाय द वायरस पोलियोमाइलिटिस। कौन कॉज करता है, पोलियोमाइलिटिस। तो वो क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म पोलियो का, इट इज़ अ वायरस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज इज, अब बताना है कि आपको रेबीज क्या है। ठीक है, रेबीज क्या है, रेबीज हेलमिंथिक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है या प्रोटोजोन डिजीज़ है। देखो रेबीज जो है वो ऐसी डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस जिसका नाम है रेबीज लिसो वायरस। ठीक है, क्या है ये, रेबीज लिसो वायरस इस वायरस का नाम है। तो रेबीज क्या है, ना ये हेलमिंथिक डिजीज़ है, ना ये बैक्टीरिया से होती है, ना ये किसी प्रोटोजोआ से होती है। इसको कौन कॉज करता है, इट इज़ अ वायरल डिजीज़। ठीक है, किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी। ठीक है, तो पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी, पेनिसिलिन हमें पता है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। अब यहाँ पर और भी कुछ नाम दिए गए हैं साइंटिस्ट के, जैसे चार्ल्स गुडियर का नाम दिया है, तो ये एसोसिएटेड थे वल्कनाइज्ड रबर की इन्वेंशन के साथ। माइकल फेरेडे हमें पता है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ भी रिलेटेड थे। और ये विलियम हार्वे जो है ये एक फिजिशियन है। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। अब जो ये टीबी है हमें पता है कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई जो है वो ट्रांसमिट करता है, लेकिन किसके थ्रू करता है, क्या ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होती है, कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू होती है या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है। तो हमें पता है कि ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के थ्रू होती है। देखो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इफ़ जब हमारे हवा में क्या होते हैं ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो जाते हैं समटाइम्स, अगर सपोज किसी को टीबी है, वो स्नीज़ करे, कफ करे, तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में आ जाते हैं, और उसके साथ अगर कोई दूसरा इंसान कांटेक्ट में आ जाए तो वो भी क्या कर लेता है, इस डिजीज़ को कैच कर लेता है। तो टीबी किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज कॉमन कोल्ड। ठीक है, अब देखो कॉमन कोल्ड क्या है, जुकाम जब हमें लग जाता है तो वो किसके थ्रू हो जाता है, वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है। तो वो किसके थ्रू होती है, वो वायरस के थ्रू होती है, जिस वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, राइनो वायरस बोलते हैं। तो वो उसके थ्रू होती है, दिस इज नोन एज वायरस। ठीक है, हेलो, हाँ जी बोलो। मैं 5 मिनट में कॉल करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल विच इज यूज्ड इन आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कॉज, ये यूज नहीं है यहाँ पर, कॉज है अनीमिया और ल्यूकेमिया। अनीमिया आपको पता है, अनीमिया ब्लड लॉस और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। ठीक है, तो वो कौन सा केमिकल है जो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हम यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ वो अनीमिया और ल्यूकेमिया भी कॉज करता है। तो वो कौन कॉज करता है, इट इज़ कॉज बाय बेंजीन। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, C6H6 होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। कार्बन इसमें क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और ये जो है एक रिंग के शेप में अटैच होता है, किसके साथ, एक हाइड्रोजन होता है इन बिटवीन, उसके साथ ये अटैच होता है। तो ये किसमें, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी हम यूज़ करते हैं, और अनीमिया और ल्यूकेमिया भी इसी से कॉज होता है। उसके अलावा जो ये डायोक्सिन, थैलेट और एल्ड्रिन जो है, ये क्या है, देखो डायोक्सिन क्या होते हैं, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। तो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हम आर्ट एंड क्राफ्ट में तो यूज़ कर नहीं सकते। नेक्स्ट है थैलेट। ठीक है, ये जो थैलेट है ये क्या है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जिनसे हम क्या बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक को ज़्यादा ड्यूरेबल बनाते हैं। इन्हीं थैलेट्स को हम प्लास्टिसाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम किसके नाम से जानते हैं,
प्लास्टिसाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। और एल्ड्रिन जो है वो क्या है, ये इंसेक्टिसाइड है, तो इससे भी हम आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं कर सकते। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में और एनीमिया और ल्यूकेमिया कॉज करने में जो केमिकल यूज होता है वो कौन है, बेंजीन, मतलब जो कॉज करता है वो कौन है, बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉक जॉ इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ, देखो लॉक जॉ किसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी टेटनस के बारे में बताया था कि टेटनस जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कौन कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब एक इंसान को टेटनस हो जाता है, उसके जो ये जॉ मसल्स हैं जितने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको मतलब अपना माउथ ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, लॉक जॉ। तो आप ये भी बोल सकते हो कि टेटनस को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है लॉक जॉ। तो लॉक जॉ जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है किसकी, इट इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ टेटनस। मतलब अगर किसी इंसान को टेटनस हो जाए तो उसको अपने मतलब ये जो उसके मसल्स हैं, जॉ मसल्स हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, उसको अपना मुंह खोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिलेरिया। फिलेरिया हमें पता है कि ये हेलमिंथिक डिजीज़ है। तो ये कौन ट्रांसमिट करता है, फिलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी अब। तो फीमेल इसको कौन ट्रांसमिट करता है, कौन सी मॉस्किटो, फिलेरिया को क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इज, देखो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है ये एक बैक्टीरिया है जो क्या कॉज करता है, लेप्रोजी कॉज करता है, लेप्रोजी डिजीज कॉज करता है। ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज करता है, इट कॉजेज लेप्रोजी। तो ये लेप्रोजी जो कॉज करता है ये क्या है, बेसिलस है, कोकस है, स्पाइरल है या स्पोर है। देखो बेसिलस बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया हो गए जो रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है, कोकस जो हो गए जो राउंड होते हैं, स्पाइरल हो गए जो इस तरह से होते हैं। ठीक है, और स्पोर क्या हो गए, स्पोर जो ऐसे सेल है जो सर्टन फंजाई बैक्टीरिया वो सेल्स को क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। तो मतलब ये कौन सा बैक्टीरिया, ये हमारा बेसिलस बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर प्रोटोजोन डिजीजेज एक्सेप्ट, सारी डिजीजेज जो है वो प्रोटोजोन डिजीजेज हैं, किसको छोड़ के, देखो ओरिएंटल सोर, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, ये सारी प्रोटोजोन डिजीजेज हैं। जो एलिफेंटियासिस है ये क्या है, हमारी वायरल डिजीज है। ठीक है, तो ये क्या है, एलिफेंटियासिस जो है ये प्रोटोजोन डिजीज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस अक्कर मेन टू डिसऑर्डर एंड मॉल फंक्शन। अब देखो जब जॉन्डिस होने लगता है, जब बॉडी में जॉन्डिस हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या दिखाते हैं, और हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो जिसकी माल फंक्शनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जॉन्डिस किसको इफेक्ट करता है, सबसे पहले जॉन्डिस लीवर को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जॉन्डिस के सिम्टम्स सबसे पहले कहाँ पर नजर आने स्टार्ट होते हैं, लीवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which bacterial strain developed from natural isolates by genetic manipulations can be used for treating oil spills? अब इसमें से हमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो नेचुरल आइसोलेट से डेवलप की जाती है उसकी जेनेटिक मैनिपुलेशन के साथ, और हमें ऑयल स्पिल्स को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं। तो ऑयल स्पिल्स को ट्रीट करने में हम किसको यूज़ करते हैं, सीडोमोनास को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या है, ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनको ग्राम टेस्ट होता है जिसमें अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो ये ग्राम पॉजिटिव होता है, यानी कि इनकी सेल वॉल होती है जिसको पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। जिनमें वो पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जिनमें नहीं होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो हमारे को जो ऑयल स्पिल्स को ट्रीट करने के लिए काम आते हैं वो कौन से होते हैं, सीडोमोनास। नाइट्रोसोमोनास हमने पढ़े थे, नाइट्रोजन साइकिल में हमने देखा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो हमें हेल्प करते थे, और नाइट्रोसोमोनास जो थे वो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, वो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। उसके बाद हमारा क्लोस्ट्रोडियम जो है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये हमारे कैंसर भी कॉजिंग भी होते हैं, और एग्रोबैक्टीरियम जो होते हैं ये कुछ प्लांट्स में कुछ ट्यूमर्स वगैरह कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है, ये भी ग्राम नेगेटिव है, और एग्रोबैक्टीरियम जो है वो ग्राम पॉजिटिव है। तो ये इनमें से कोई भी ऑयल स्पिलिंग में हेल्प नहीं करता है। जो ऑयल स्पिलिंग में हेल्प करता है वो कौन सा है, सीडोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेनिसिलिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम, पेनिसिलिन को किससे आइसोलेट किया था और वो पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक बनाई थी, तो पेनिसिलिन किससे आइसोलेट की गई थी, फंगस से जो है इसको आइसोलेट किया गया था और इसको एक एंटीबायोटिक बनाया गया था। तो पेनिसिलिन हमने किससे आइसोलेट किया, इट हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम फंजाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिंगाइटिस इज अ डिजीज विच इफेक्ट्स, देखो मेनिंगाइटिस हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी, मेनिंगाइटिस जो है वो डिजीज़ किसके रिलेटेड है, हमने देखा था मेनिंजेस जो होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, तो ये किसके रिलेटेड होती है, इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन। ये हमने बहुत अच्छे क्लियरली लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेनिंगाइटिस जो है मैंने आपको पूरा उसका फंक्शन भी बताया था, कैसे कैसे वो बैक्टीरिया जो होता है वो इफेक्ट करता है, तो किसको इफेक्ट करता है, वो ब्रेन को इफेक्ट करता है। और अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो वो लास्ट टू लास्ट लेक्चर आप देखो, उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा, उसमें मैंने करवाया था ये डिटेल में। ठीक है। नेक्स्ट है द वेक्टर ऑफ काला अज़र, अब हमें पता है ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, बहुत बारी हमने पढ़ लिया, इसको लीशमानियासिस भी बोलते हैं और इसका वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई इसका वेक्टर है। सीसी फ्लाई जो है वो ट्राइपेनोसोमियासिस का है, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो फिलेरियासिस का है, एनोफ्लीस जो है वो मलेरिया का है। ये हम बहुत बारी कर चुके हैं, बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब अलग फॉर्म में हो रहे हैं, लेकिन डिटेल मैंने आपको ऑप्शंस की सारी पहले दी है, इसीलिए लगता है कि दोबारा दोबारा आ रहा है। ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ द, देखो जो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर जब होता है तो वो किससे कैरेक्टराइज होता है, उसमें हमारे एबनॉर्मल इंक्रीज किसका होता है हमारी बॉडी में, WBCs का एबनॉर्मल इंक्रीज हमारी बॉडी में होता है, तो हमें ब्लड कैंसर हो जाता है। WBCs का एबनॉर्मल इंक्रीज जब हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है तो मतलब हमें क्या हो रहा है, ल्यूकेमिया। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, अब हमें इसमें वाटर बॉर्न डिजीज बतानी है, तो वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी, देखो डायबिटीज़ जो है वो हार्मोनल डिजीज़ है, कॉलरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरल डिजीज़ है। ठीक है। मलेरिया जो है वो कौन सी डिजीज़ है, वो डिजेनरेटिव डिजीज कॉल्ड बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये कॉलरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है और साथ ही साथ क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज़ भी है, तो कॉलरा इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़, तो बी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स कौन सा वायरस कॉज करता है, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। ठीक है। स्मॉल पॉक्स को कौन कॉज करता है, वेरियोला वायरस। यहाँ पर हमारी सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है और इसके ख़त्म होने के साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आपने मुझे बताना है कि रूबेला वायरस, वेरिसेला और मिक्सो वायरस क्या कॉज करते हैं। ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना कि रूबेला वायरस, वेरिसेला और मिक्सो वायरस कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं। स्मॉल पॉक्स मैंने आपको बता दिया वेरियोला वायरस से होती है, बाकी 3 से आप मुझे बताएंगे कौन सी डिजीज़ होती है। और यहाँ पर हमारे हेल्थ और डिजीज़ के MCQs की जो सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टिल देन बाय बाय।